मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज के यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन डिस्कशन क्लास 12th के उन बच्चों के लिए जिनका कि विषय मनोविज्ञान है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग डिस्कशंस। लेकिन डिस्कशंस यहाँ पर एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान के बच्चे जो हम लोग के पास अभी कम है और यदि उन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो डियर फ्रेंड्स मैं इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपको अवेलेबल करा दूंगा कि आप भी अपने अंदर ज्ञान की पूंगी बजा देंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता मनोविज्ञान के विषय में। और उसके अलावा डियर फ्रेंड्स देखिए, आर्ट साइड के, साइंस साइड के और अदर साइड के जो बच्चे हैं उनकी भी तैयारियां रेगुलर इस चैनल पर कराई जाती है। उसके साथ ही साथ जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको भी रेगुलरली जो है मार्गदर्शन किया जाता है। उनको भी निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ हैं, इस चैनल पर नियमित तौर पर दी जाती है। तो साइकोलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया सेशंस सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है और जल्द ही मैं मनोविज्ञान पर भी आप लोगों को एक बड़ा लेक्चर भी दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल में हम लोग आज का इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग सभी के सभी जो प्रश्न शामिल किए गए कंडीशंस वो एक से बढ़कर एक हैं और निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। देखिए लिसन्स, पहला आप लोगों का प्रश्न क्या है यहाँ पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतवर्ष में समूह तनाव के विभिन्न रूप क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिसन्स। भारतवर्ष में समूह तनाव के विभिन्न रूप क्या हैं? तो आइए चलिए जानते हैं हम लोग कि समूह तनाव के बारे में अगर बात करें हम लोग। देखिए अगर बात हो रही है यहाँ पर समूह तनाव के, तो देखिए लिसन्स, समूह तनाव कोई एक दो कारण नहीं है बल्कि कई कारण होते हैं। देखिए पहला जैसे क्या हो गया, जाति हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, धर्म हो गया, संप्रदाय की बात हो गई, क्षेत्र की बात हो गई, भाषा की बात हो गई, संस्कृति की बात हुई, उसके साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की बात हो गई। तो ये सभी के सभी जो रिलेशंस होते हैं वो व्यापक रूप से क्या करते हैं, समूह तनाव को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना? ये सभी की सभी चीज़ जो हो गई वो समूह प्रभाव को क्या करती हैं, समूह तनाव को प्रभावित करती हैं। जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र हो गया, भाषा हो गया, संस्कृति हो गई और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जो भी रहता है वहाँ का, वो वहाँ के उस जैसे भारतवर्ष के रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो आप लोग तो जानते हैं कि आर्थिक जैसा राजनीतिक स्थिति जो होती है वो विशेष रूप से देखा जाए तो और बड़े पैमाने पर समूह तनाव के रूप में उभर कर सामने आती है। देखिए डिस्टेंस अगर हम लोग बात करें और अगर बातों को यहाँ पर देखा जाए तो विभिन्न आधारों को लेकर समूह निर्मित निर्मित हो जाते हैं, मतलब अपने तरीके से विचारधाराएं लोगों की बन जाती है। सामाजिक विचारधाराएं, आर्थिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, जातिगत विचारधाराएं हो गई, वर्गवाद हो गया, धर्मवाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, क्षेत्रवाद की बात हो गई, भाषावाद की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई। तो इन सभी के आधार पर जो होता है वो समूह तनाव देखने को निश्चित तौर पर मिलता है। इन समूहों के देखिए क्या होता है, निहित स्वार्थ तथा क्षुद्र मानसिकता के कारण पारस्परिक द्वेष तथा विरोध पनपते हैं, जिससे समूह तनाव उत्पन्न होता है। देखिए ये मैंने पहले बताया कि क्षुद्र मानसिकता, तुच्छ मानसिकता की सोच रहती है डिस्टेंस। इसको वर्तमान में अगर कहा जाए, शिक्षित अगर आप हैं तो सीधा-सीधा क्या कहता है इनको, निहित निहित जो स्वार्थ था, क्षुद्र मानसिकता के कारण क्या होता है, पारस्परिक द्वेष तथा विरोध पनपते हैं, जिससे समूह तनाव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? ठीक है, इसको याद रखिएगा, समूह तनाव इसकी वजह से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। पहला ही प्रश्न जो है बहुत एकदम मज़ेदार प्रश्न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन को आगे लेकर, लेकिन डिस्टेंस फटाफट से इस चैनल को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब यदि चैनल पर नए हैं तो, और फटाक से इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पर्यावरणीय मनोविज्ञान के बारे में बात की जाए, पर्यावरणीय मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या मेरिट्स हैं पर्यावरणीय मनोविज्ञान की, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पर बात हो रही है पर्यावरणीय मनोविज्ञान की, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल। देखा जाए तो ये मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा है। मतलब मनोविज्ञान में क्या किया गया, पर्यावरणीय मनोविज्ञान को अभी देखा जाए तो ये नवीनतम शाखा के रूप में इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसका विकास जो था 20वीं सदी के 7वें दशक उत्तरार्ध और 8वें दशक के पूर्वार्ध में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि में विश्व के जागरूक वैज्ञानिकों एवं सामाजिक चिंतकों की पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न जो मानव के लिए जो दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, उन पर विशेष रूप से लेकर बात किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए उत्पन्न मानव अस्तित्व के संकट के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता की बात की गई। ठीक है ना? तो ये मनोविज्ञान के इसलिए बारे में जोड़ा गया इसको। पर्यावरणीय मनोविज्ञान की मतलब मनोविज्ञान का साइकोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ता है, अगर देखा जाए तो कितने
कितने बड़े पैमाने पर ये लोगों को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था आप लोगों का डिस्कशन। और देखिए ये जो प्रश्न था, क्या आप लोगों का पर्यावरणीय मनोविज्ञान की विशेषताएं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखिए 30, प्रश्न संख्या 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3, भाषावाद के निराकरण में के कोई 4 उपाय लिखिए। भाषावाद के निराकरण के कोई 4 उपाय लिखिए। देखिए पहली डिस्कशन जो बात महत्वपूर्ण निकल कर आती है इसमें, राष्ट्रीय भाषा का विकास एवं राष्ट्रीय समर्थन। देखिए यहाँ पर क्या जाता है, हिंदी हम लोग की राष्ट्रभाषा है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में है, लेकिन स्वीकृति क्या है, कई राज्यों में क्या है, लोग अभी भी क्या है, हिंदी से लोग परिचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से डिविजन्स क्या है, राष्ट्रीय भाषा का या राष्ट्रीय समर्थन में हम लोग अपना भरपूर सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो भाषावाद के निराकरण में कोई क्या किया जाए, पहला क्या किया जाए, महत्वपूर्ण बात जो आती है, राष्ट्रीय भाषा का विकास एवं राष्ट्रीय समर्थन दिया जाए। दूसरी देखिए महत्वपूर्ण बात क्या आती है, क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे कहीं का भी है, जैसे आउटर साइड का ये भाषा हो गया, गांव की भाषा हो गई, भोजपुरी भाषा हो गई, हिंदी भाषा हो गई, खड़ी बोली हिंदी हो गई, अवधी भाषा, मतलब जितने भी भाषाओं के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान एवं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तीसरी डिस्कशन देखिए महत्वपूर्ण बात इसमें क्या होती है, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद का विरोध। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद का विरोध अगर किया जाए तो भी समझ लीजिए ठीक ठाक है। चौथी जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक जो होता है विनिमय होता है, ठीक है। निराकरण के उपाय में देखा जाए तो सांस्कृतिक विनिमय होता है। पांचवा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, राजनीतिक उपाय। और छठवां जो है आप लोगों का सही सोच का प्रचार प्रसार करना। ये भी भाषावाद के निराकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, क्या, सही सोच का प्रचार प्रसार करना। भाई जाहिर सी बात है, जानते हैं आप लोग कि प्रचार प्रसार भी अगर चीज़ों का होता है तो वो भी बड़े स्तर पर व्यापक प्रभाव से प्रभावित करता है लोगों को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 4 की ओर। लेकिन डिस्कशन आप लोग को एक बात बताते चले कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950 690 227। उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, कुछ नहीं करना, आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज डालना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर जाएंगे डिस्कशन, तो आप लोग को अदर सब्जेक्ट के जो है प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए डिवोशंस, क्योंकि याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डिवोशंस आप लोगों के सहयोग से डिवोशंस ये जो चैनल है वो अपने मुकाम पर पहुंचेगा। जब तक आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समझ लीजिए ये कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका जो विकास है वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। व्यक्तिगत विघटन के क्या कारण हैं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत विघटन के क्या कारण हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो सामान्य रूप से क्या किया जाए, व्यक्तिक विघटन व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार का सामूहिक या सामाजिक मूल्यों के बीच संघर्ष का परिणाम है। भाई जाहिर सी बात है, पर्सनालिटी जानते हैं दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही देखा जाए तो ये व्यापक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पर्सनालिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात करें तो सामान्य रूप से क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, विघटन व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार तथा सामूहिक मूल्यों के बीच संघर्ष का एक परिणाम है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, संघर्ष का परिणाम है। इस प्रकार क्या होता है, व्यक्तित्व विघटन उस स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को मान्यता नहीं देता। सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को क्या किया जाता है, मान्यता नहीं दिया जाता है, बल्कि जो इसमें विशेष रूप से जो बदलाव देखा जाता है, देखिए मूल्यों और आदर्शों को मान्यता नहीं दिया जाता, साथ ही अपने लिए ऐसे व्यवहार प्रतिमानों को जन्म देता है जो समाज स्वीकृत नहीं करता है, ठीक है ना। जो समाज में स्वीकृति नहीं मिलती है वैसे व्यवहारों का क्या होता है, जन्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्तित्व विघटन होने लगता है, ठीक है ना। तो जब भी व्यक्ति का क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति होता है और व्यक्ति के सम्मुख जो है वो अजीबोगरीब तरीके से मतलब घटनाएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक मूल्यों और आदर्शों की मान्यता को नहीं देता और साथ ही अपने लिए ऐसे व्यवहार का उनके प्रतिमानों को क्या करता है, जन्म देता है जो समाज स्वीकृत नहीं करता है, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है आप लोग का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न भी जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या जो 5 यहाँ पर दिया गया, सेल्डन। देखिए सेल्डन का जो दिया गया है शारीरिक व्यक्तित्व को इन्होंने बताया था क्वेश्चन, वो शारीरिक बनावट के आधार बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर मैं कभी आप लोगों के साथ
मैं कोशिश करूँगा डिस्कशंस कि ये जो सेल्डन रीडिंग है आप लोगों को मैं इसको विस्तृत में भी आप लोग को बताने का प्रयास करूँगा। और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को डिस्कशंस हम लोगों ने इसका जो लेक्चर हम लोग को मिला था वो बीएचयू जैसे फैकल्टी से मिला डिस्कशंस, इसलिए बड़ा मज़ा आता है ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट भी जो है अपने आप में बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है? और साइकोलॉजी की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बीएचयू में वाक़ई में डिस्कशंस कराई जाती है, देखा जाए तो। और वहाँ का गज़ब का है एनवायरनमेंट भी, एजुकेशन का देखा जाए तो। और ये तो महत्वपूर्ण साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में डिविज़न जो परीक्षण कराए गए थे, हम लोग उन परीक्षणों में भाग लेते थे, बड़ा आनंद आता था उन परीक्षणों में। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां हम लोग का प्रश्न क्या है? सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार को बताइए। सेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के प्रकार कौन-कौन से डिविज़न्स, इसके बारे में क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। ये प्रश्न संख्या हम लोग का 5 हो जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं सैंडल। सैंडल को मैंने पहले ही कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर इन्होंने देखिए अपना क्या विचार दिया था। देखिए इस बात हो रही है सैल्डन की, तो 3 प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व को बताया था। किसने बताया था डिविज़न? सैल्डन ने। शारीरिक अगर आकार पर देखा जाए तो इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया था। कौन था पहला? देखिए एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक पहला था, दूसरा क्या था? मेसोमॉर्फिक था और तीसरा जो था एक्टोमॉर्फिक था। ठीक है ना? क्या था? एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक याद रखिएगा पहला। दूसरा क्या था डिविज़न्स? मेसोमॉर्फिक, दूसरा क्या था? मेसोमॉर्फिक और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण रीडिंग था रिलेशंस वो था एक्टोमॉर्फिक। तो ये 3 प्रकार के क्या थे? शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व थे। अगर बात करें हम लोग पहले वाले में यहाँ पर एंडोमॉर्फिक के बारे में, तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या था? इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति जो थे गोल-मटोल तथा नरम होते हैं। तो एंडोमॉर्फिक में क्या था? इस प्रकार के जो शारीरिक गठन वाले होते व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं? गोल-मटोल और नरम होते हैं। ठीक है? ये पहली बात हो गई आप लोगों की। दूसरा जो हो गया मेसोमॉर्फिक, ऐसे व्यक्ति गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। ठीक है? गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। ठीक है ना? और तीसरा जो है यहाँ पर एक्टोमॉर्फिक, इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति जो होते हैं दुबले-पतले तथा कमज़ोर शरीर वाले होते हैं। दुबले-पतले और कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति। तो और ये देखिए मुख्य रूप से जो होता है वो ज़्यादा घुल-मिल कर रहना भी पसंद नहीं करते हैं। मेसोमॉर्फिक में भी ऐसे देखा गया है। लेकिन एंडोमॉर्फिक जो होता है ये यहाँ पर गोल-मटोल वाली बात, जो नरम वाली बात हो गई, तो इनका देखा जाए तो ये ज़्यादातर क्या होते हैं और विस्तृत में अगर बात करेंगे वैसे तो ये देखिए मुख्य रूप से क्या होते हैं, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए उसमें तो कई प्रकार की हेडिंगें जोड़ी जाती हैं। जैसे हँसी वगैरह की बात करते हैं लोग, कॉमेडियन तौर पर जो देखा जाता है। और ये क्या आ जाता है कि मिल-जुल कर मतलब लोगों को रखना, जैसे उसमें साथ में रहना, ठीक है ना? ये बातें भी उसमें जोड़ी जाती हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर अकेले रहने की जब बात होती है तो वहाँ पर आगे जो प्रकार उसमें बात करते हैं, उसमें डिस्कशन से हम लोग डिस्कशन में बात करेंगे पूरा कंप्लीट। तो अभी फिलहाल में जो मैं प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों को अति लघु, लघु के सेंस में बात कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अति लघु के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए छठवां जो प्रश्न है क्या है? समूह तनाव से क्या आशय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समूह तनाव क्या होता है डिस्टेंस? उस स्थिति का नाम है जिसमें समाज का कोई वर्ग क्या होता है या कोई संप्रदाय होता है, जो कोई धर्म जो होता है, कोई जाति होता है या कोई राजनीतिक दल जो होता है दूसरे के प्रति भय, ईर्ष्या, घृणा का तथा विरोध से भर जाता है। मतलब सम एक दूसरे के प्रति क्या हो जाता है, चाहे वो वर्ग के रूप में देखा जाए, संप्रदाय के रूप में देखा जाए, धर्म के रूप में देखा जाए, जातिगत देखा जाए, राजनीतिक दल के आधार पर देखा जाए, तो दूसरे के प्रति भय पैदा हो जाता है। यानी एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीति के प्रति, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति, एक जात का दूसरे जात के प्रति। और तो ये क्या किया जाता है? एक भय पैदा हो जाता है, एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है, एक घृणा पैदा हो जाती है, जो विरोध से भर जाता है। उसे ही हम लोग बोलते हैं समूह तनाव। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक रख लीजिएगा डिस्टेंस, इस प्रश्न को भी। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है डिस्टेंस, जो प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सभी के सभी जो प्रश्न होंगे आप लोगों को लाभान्वित जरूर करेंगे। देखिए समूह तनाव, तो ये वही प्रश्न है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हमें आगे हम लोग जब बात बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए समूह तनाव में अगर और इम्पोर्टेंट बातें अगर जोड़नी हो तो यहाँ पर भारतीय समाज में पाए जाने वाले समूह तनाव के मुख्य रूप क्या है? जातिगत समूह। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण बात होता है डिवीजन, देखिए जातिगत समूह तनाव की बात होती है जो जाति के आधार पर होता है। भाषागत समूह तनाव जो भाषाओं के आधार पर होता है, जैसे कोई संस्कृत को कह रहा है, कोई हिंदी को कह रहा है, कोई उर्दू कह रहा है, कोई अंग्रेजी को कह रहा है, कोई मराठी को कह रहा है, कोई तमिल को कह रहा है। तो अपने अपने क्षेत्रीयगत भाषा के आधार पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में मध्य जो होता है तनाव का कारण बन जाता है ये, तो उसे भाषागत समूह तनाव हम लोग बोलते हैं। जातिगत तो आप लोग समझ ही गए। क्षेत्रगत समूह तनाव होता है, सांप्रदायिक समूह तनाव होता है। तो रिलेशंस ये होते हैं जो मुख्य रूप से प्रकार हैं सामाजिक समाज में देख पाने जाने वाले समूह तनाव के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो समूह तनाव देखने को
चलिए बढ़ते हम लोग अब आगे। देखिए यहाँ प्रश्न क्या है हम लोग का डिस्टेंस आगे जो है, ये जो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये नंबर जो आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है और निश्चित तौर पर आप लोगों को ये लाभान्वित करने वाला नंबर है। तो डिस्टेंस इस नंबर से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर देखिए एकदम सीधा-सीधा है 950 690 285 7। तो इस नंबर पर जाइए डिस्टेंस और व्हाट्सएप मैसेज करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ वगैरह जो रहेगा, पीडीएफ वगैरह रहेगा, वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल पर, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना काम आप लोग ज़रूर कीजिए कि से इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित ज़रूर कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर से पढ़ना भी है और शेयर करते रहना भी है और गली-गली में शोर भी मचाना है डिस्टेंस डीजे सर चैनल का। तो और ये जो नंबर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर है, ठीक है? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस चैनल के प्रति जो है अपना सहयोग ज़रूर दिखाएँगे डिस्टेंस और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की सीरीज़ में। देखिए प्रश्न हम लोग का अगला क्या है? समूह तनाव के 4 मुख्य मनोवैज्ञानिक कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए समूह तनाव जो होता है तो 4 मनोवैज्ञानिक मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात होती है लिसनर्स, पूर्वाग्रह होता है। मतलब क्या करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ों का पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ये हमारा पूर्व का आग्रह होता है। पहले ही हम लोग ये बात का आग्रह कर लेते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें होंगी। तो समूह तनाव में देखिए पहला तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है वो पूर्वाग्रह होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति हो भ्रामक विश्वास होता है, अंधविश्वास की तरह होता है या भ्रामक कुछ समान हम लोग का विश्वास बना होता है, रूढ़ियाँ होती है और प्रचार होता है। ये भी कहीं न कहीं से समूह तनाव के प्रमुख कारणों में मनोवैज्ञानिक कारण एक है। तीसरी जो महत्वपूर्ण समालोचना क्या कहलाती है, मिथ्या दोषारोपण। कभी-कभी क्या होता है, एक-दूसरे के प्रति लोग जो होते हैं, वो मिथ्या दोषारोपण भी करते हैं। ये भी कहीं न कहीं से जो होता है, समूह तनाव के कारणों में एक है। चौथा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किया जाता है, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएँ। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कहा जाता है कि व्यक्तित्व और व्यक्तिगत देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नताएँ भी लोगों के अंदर हैं। भाई जितने व्यक्ति मिलेंगे, जितने इंसान मिलते हैं व्यक्ति धरती पर, तो सभी लोगों में कुछ न कुछ विशेषताएँ और सभी लोग एक-दूसरे से क्या है, किसी न किसी मायनों में, किसी न किसी रूप में वो एक-दूसरे से डिफ़रेंस ज़रूर रखते हैं, ठीक है? तो यही चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है डिस्टेंस, वो भी कहीं न कहीं से समूह का तनाव का कारण बनता है। जैसे कहा गया कि कोई किसी बात को लेके कहता है कि हाँ भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, फिर कोई कहा नहीं भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, तो बाद में क्या होता है, उनका आपसी एक समूह तनाव बन जाता है, उनके बीच में तनाव पैदा हो जाता है कि मैंने जब इस बात को कहा तो इसमें मेरी बातों को नहीं सुना गया या मेरी बातों को जो है महत्व नहीं दिया गया। तो ये देखिए समूह तनाव के प्रमुख कारणों में तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जिसमें कि ये चारों जो थे आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में एक है। ठीक है डिस्टेंस, और निश्चित तौर पर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसी के साथ ही डिस्टेंस आज का हम लोग का ये महत्वपूर्ण सेशन यहीं पर समाप्त भी होता है, लेकिन हम लोग यहीं पर ये समाप्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग की लड़ाई लंबी जारी रहेगी और बोर्ड एग्जामिनेशन की पूंजी बजाने वाला रेसेंस बोर्ड पर वार अब की बार बोर्ड पर वार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी रेसेंस जब आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। तो रेसेंस इस नंबर का भरपूर लाभ खुद भी उठाइए और लोगों को भी जो है इस नंबर से लाभान्वित जरूर कराइए। यदि क्लास 10th में आप हैं तो क्लास 12th वालों पर, क्लास बच्चों पर, क्लास 12th में हैं आप तो क्लास 10th वाले बच्चों पर, और यदि आप आर्ट साइड के हैं, यदि आपके फ्रेंड साइंस साइड वगैरह में आर्ट साइड वाले हैं तो उनको तो शेयर करिए ही। यदि साइंस साइड के भी हैं तो उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में, और साथ ही साथ जो अदर कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उन्हें भी बताइए इस चैनल के बारे में। तो रिसर्च और जो अदर स्टेट, ये नहीं है क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज से बात होती है। ये चैनल रिसर्च देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है, लेकिन तो इस पर जो काम किया जाता है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से एनसीईआरटी बेस्ड पर काम किया जाता है, जिसमें कि जो आपका उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आप लोगों का मध्य प्रदेश हो गया, ये सभी के सभी उधर झारखंड तो आप लोग का मिल ही रहा है। तो ऐसे 5-7 जो राज्य हैं, वहाँ के डिविजन्स पहले से भी जुड़े हुए हैं और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ पर भी बात हम लोग नियमित तौर पे करते हैं और ये जो प्रश्नों की सीरीज़ है, वो उनको भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित करेगी। जिस प्रकार से ये यूपी बोर्ड के बच्चों को लाभान्वित कर रही है, सेम टू सेम उसी प्रकार से उन बच्चों को भी लाभान्वित ज़रूर करेगी। तो डिविजन्स इस नंबर का खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इन नंबरों से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।